बस मेरा तो यही है, बाकी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अगर कुछ पूछना हो। जी। हाँ, बार बार क्वेश्चन गलत होता है, मुझे लगता है प्रैक्टिस की कमी से। हम शायद उस हिसाब से टेस्ट सीरीज नहीं देते, मतलब जो मैंने गलतियां एनालाइज की हैं। और टेस्ट सीरीज देने का भी एक तरीका होता है। कई बार क्या होता है ना, हमें जो आ रहा है हम उसी को बार बार फोकस करते हैं, लेकिन हमें उस चीज पे फोकस करना है जिसकी हमने गलती की है। जैसे अगर आप मान लीजिए सारे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आप गेस के हिसाब से करते होंगे ऑप्शंस को सिलेक्ट करके, कुछ क्वेश्चन आपको एकदम आ रहा होता होगा क्लियर क्लियर, और कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता होगा कि आपने एकदम ही तुक्का ब्लाइंड तुक्का मारा है, सही हो गया। तो ये भी देखना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि मेरे 60 क्वेश्चन सही थे टेस्ट सीरीज में, अब 60 से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमने बाकी के एक्सप्लेनेशन, पर उन 60 में तुम्हारे बहुत सारे तुक्के से भी सही थे, तुक्का वाला अगली बार गलत हो सकता है। तो उसको फोकस करना बहुत जरूरी है कि ये ध्यान दो कि हमने क्या बिल्कुल हमें आता था टॉपिक वो सही था, उसके बाद किसमें मैं दो में डाउट में था, क्या मैंने तुक्का मारा। जब उन क्वेश्चंस का ज्यादा एनालिसिस होगा तो वो अगली कभी बार गलत नहीं होगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हम जिन चीजों में गलतियां कर रहे हैं उन्हीं में रिपीट करते रहते हैं, बार बार सेम टॉपिक पे गलती करते हैं, क्योंकि उस पर फोकस कम हो जाता है। तो इसका यही है सोल्यूशन। नहीं, बिल्कुल पिक करना चाहिए, लेकिन अगर जैसे आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब पूछ लिया गया है, इतना रिलेवेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से, जैसे टेस्ट सीरीज में हम कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी देखते हैं जो जरूरी नहीं है कि एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो, तो आप उनको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ये है कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चन जितना लर्न हो सके, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाई ज्यादा आसान होती है बजाय बुक पढ़ने के, क्योंकि बुक पढ़ करके आपको ये कभी नहीं समझ में आएगा कि इससे क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। और जिस दिन ये वाला स्किल डेवलप हो गया ना कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, उस दिन उसके बाद सारा चीज आसान हो जाता है। तो कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये भी ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई कहे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाने हैं तो आप क्या बनाएंगे, और बनाएंगे प्लस ऑप्शंस क्या रखेंगे, क्योंकि जो रॉन्ग ऑप्शन होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि रैंडमली कहीं से भी उठा लिया कुछ भी डाल दिया, उनका भी उस टॉपिक से रिलेशन होता है। तो उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मतलब प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रीलिम्स का एक फिक्स क्राइटेरिया है यूपी में, आप करंट को जो यूपी के हिसाब से करंट अफेयर्स आता है उसको, यूपी स्पेशल को, और जैसे सेंसेस हो गया, इन चीज़ों में आपकी पूरी कमांड होना चाहिए, क्योंकि आपके 50 से 60 मार्क्स तो इन्हीं से कवर हो जाते हैं, और जो हर बार आना है। हम इनको अवॉइड करके अपनी गलती करते हैं। भाई कितना भी इतिहास पढ़ लो, भूगोल पढ़ लो, क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे, आप कितना भी रट के जाइए क्वेश्चन गलत होंगे। लेकिन ये जो छोटा छोटा सेक्शन है, जैसे हमें पता है कि उनका इकोनॉमिक्स में पूछने का एक फिक्स क्राइटेरिया है, तो आप उसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। जो फिक्स है उससे गलती नहीं होनी चाहिए, जो ब्रॉड है उसमें तो गलतियों के चांसेस हैं भी, और उसको कवर करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो पीटी के लिए ये फिक्स है। करंट अफेयर्स के लिए आप पतली वाली जो क्रॉनिकल आती है, यूपी के लिए परफेक्ट है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फालतू का इतना सारा कंटेंट और मैगजीन और ये वो, भाई मैं गलत कोई चीज सजेस्ट नहीं करूंगी। ये सिर्फ नए नए में होता है, जब हम नए नए ज्वाइन करते हैं कोचिंग ना, तो ये पढ़ लो वो वाली मैगजीन पढ़ लो। अगर ध्येय का भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं तो भी बेस्ट है, किसी एक चीज को फॉलो करिए, पर ऐसे फॉलो करिए कि मैगजीन छूनी ना पड़े, अगर आपसे कोई न्यूज पूछे तो आपको पता होनी चाहिए, और अगर बेटर है अगर आप उसका नोट्स बना सके तो। और कोई कुछ पूछना है किसी को? जी। जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो आप हिंदी पे कंटिन्यू करिए, अगर आपका बेसिक एजुकेशन हिंदी से हुआ होगा तो मुझे लगता है आप हिंदी में ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, क्योंकि जिससे हमने पढ़ाई की होती है उस सब्जेक्ट में हमारी अच्छी कमांड होती है, और वो थोड़ी बहुत जो लिखने की अशुद्धियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, क्योंकि आपका इसमें एक पेपर हिंदी का भी होता है, तो आपको हिंदी को तो ठीक करना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ हम सुधार सकते हैं। अब मेरा भी पूरा हिंदी मीडियम से ही एजुकेशन है, जितनी भी एकेडमिक एजुकेशन है, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे इंग्लिश में, क्योंकि मैं उतना अच्छा इंग्लिश में कर ही नहीं पाऊंगी, और फिर हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर रहे हैं अपने ऊपर। तो आज की डेट में हिंदी में सब कुछ अवेलेबल है,
अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। बस मैंने वही बोला ना कि आप आंसर राइटिंग को बहुत स्किलफुल तरीके से करिए। कहानी पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जो लोग कहानियां लिखते हैं कि मतलब कॉपी को भर करके कहानी लिख देना है, एकदम टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। और आंसर के लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि कोई भी बात बिना आप उदाहरण के ना लिखें, क्योंकि कोई भी उदाहरण के बिना लिखी गई बात सिर्फ बकवास है, उसको काट दिया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे वो जितना शानदार शब्द लिखा हो, चाहे जितना शानदार पॉइंट हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें सुनना है, लेकिन प्रूफ के साथ। तो आप अपना आंसर स्टार्ट भी करें, एंड भी करें, और बीच में भी जितने पॉइंट्स बना पा रहे हैं, 2 3 4 नहीं ज्यादा आ रहा है, लेकिन उदाहरण बहुत जरूरी है। जो सबसे बड़ी कमी होती है, लोग एग्जाम्पल्स अच्छे नहीं डालते। तो मेन कंटेंट पे हर वे मतलब काम नहीं करना होता है, काम करना होता है करंट में। और मेंस का जो करंट अफेयर्स है वो पीटी करंट अफेयर्स से अलग है। उसके लिए आपके दिमाग में हमेशा इतने उदाहरण होना चाहिए कि कोई किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे। और ये सच बात है, अगर आपकी करंट में कमांड है तो जीएस का कोई भी पेपर या ऐसे आपकी रेंज से बाहर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपका रटा हुआ कुछ भी नहीं आएगा। जो आप इतना पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेंस के टाइम पे जो आपके पढ़े हुए नहीं होते हैं, फिर आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं है। 20 क्वेश्चन कवर करना है 3 घंटे में, और बहुत अच्छे, अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम दिया आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो उस इतनी प्रैक्टिस खुद करके जानी है पहले। मेरा मेंस, मैंने ये वाला 25 वाला भी मेंस लिखा है। रिजल्ट आ गया था, लेकिन हम मेंस लिख ही रहे थे, तो हमने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। तो मेंस हमने लिखा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी फील कर लेती ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं लूज हो जाती। 5 6 दिनों तक, जब तक कब मेरा मेंस चला है, मैंने किसी से बात तक नहीं करी इस बारे में। मतलब ना अपने घर गई, ना किसी से बात किया। ये जो चीज कर रहे हो उसमें 100% रहो। सबसे मेन चीज यही है। अगर इसके आगे कुछ भी प्रायोरिटी में रखा तो इसमें बहुत मुश्किल आती है। तो अपना सब कुछ जब हमने सोचा है कि अब यही है, हर चीज हमारे लिए यही है, तब हम जा करके आज यहाँ तक आ पाए हैं। ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बार बार जब भी रुकता था तो ज्यादा मार्क्स से नहीं रुकता था। 2 4 मार्क्स, कभी इंटरव्यू में नहीं होना, कभी मेंस में नहीं होना। पहले ऑप्शनल था तो कभी ऑप्शनल में अटक रहा है। 3 ऑप्शनल मैंने बदले हैं। तो यही सबके उसमें कि इसमें मार्क्स नहीं मिल रहा है, इसमें इसको ले लेते हैं, और फिर उतनी उतनी मेहनत उसमें करो। तो अप डाउन्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि सब लोग विश्वास रखिए। हर एक इंसान कैपेबल है यहाँ तक आने के लिए, और मुझसे भी बहुत आगे जाने के लिए। आप लोग रैंक 1 में भी आ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल एक 100% स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि जिम कॉर्बेट पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936, वी हैव टू क्रॉस इट। हम लोग को चेक करना है कि वो 1936 में एस्टैब्लिश हुआ। अब हमको श्योर करना है कि एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जितने भी नेशनल पार्क है, आई थिंक 126 के आसपास जो हाँ भी हाँ है, हाँ। तो सबका एस्टैब्लिशमेंट डेट्स हमको याद होनी चाहिए। नहीं नहीं, उसकी क्या स्ट्रेटजी है? जैसे इस टाइप के जो आप फैक्चुअल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, उनका भी एक पैटर्न है। वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो पहले पूछे गए हैं, या जो आज मतलब पिछले 2 3 सालों में किसी भी तरीके से चर्चा में आए थे। कई बार क्या होता है, कोई न्यूज होती है, बट हमें न्यूज से मतलब नहीं होता। जैसे आपने मान लीजिए, मैं दुधवा की बात करूं, दुधवा टाइगर रिजर्व की। तो दुधवा का क्या है कि अभी अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बहराइच पीलीभीत से ऐसे मामले आए ना, कि मतलब अटैक कर दिया लेबर्ट्स ने और सारी चीजें। तो जो मानव और वन्यजीव संघर्ष, जिस टॉपिक की हम बात करते हैं, तो अब मानव वन्यजीव संघर्ष तो करंट में चल रहा है, हम डेली न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। अब न्यूज में आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि पीलीभीत में कितने लोगों को हार्म हुआ या मरे या कैसे, ये डाट नहीं। अब आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट ये हो गया कि जो वन संरक्षण अधिनियम है 2006 वाला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है आपका 1872 वाला, ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो गए कि भाई आप किस हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रहे हो पॉलिसीज का, जब ये सब चीजें हो रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट हो गया, उस एरिया के पूरे, जैसे कतरनिया घाट, वो सारा जो एरिया है वो यूपी का तराई वाला क्षेत्र वाला, आपको वो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन वहां से बनेगा। तो हम जब इस टाइप का फैक्चुअल हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो या तो वो रिपीटेड होता है हमेशा, और या तो फिर वो होता है जो चर्चा में होता है। बस यही होता है। तो ऐसे हम पूरा पढ़ेंगे तो कहाँ तक पढ़ पाएंगे, याद ही नहीं होगा। हाँ, बड़ा बड़ा बोरिंग टाइप का लगता है ना, नहीं, वो याद नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। एक टाइम पे याद हो जाएगा, जब एग्जाम आता है तब एक सब्जेक्ट तो होता नहीं है,
सारा सब्जेक्ट कवर करना होता है, तो आप सारे सब्जेक्ट्स में केवल कोर सेक्शन को कवर कर सकते हैं। तो उन चीज़ों में मुझे लगता है ज़्यादातर, तो मुझे लगता है यूपी में रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम ठीक से एनालाइज करें तो यूपी में प्रीलिम्स में रिपीटेशन बहुत होता है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन का नहीं होता, रिलेटेड होता है। जैसे ऑप्शंस में उन्होंने 4 ऑप्शंस बनाए हैं, तो अगली बार वो किसी दूसरे ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ये होता है। एक और क्वेश्चन है मैडम, जो इंटरव्यू होता है उसमें एवरेज मार्क्स कितने मिलते हैं? ये कितने भी मिलते हैं? एवरेज मार्क्स का एवरेज मार्क्स का तो मुझे खुद भी नहीं पता है। ऐसे मैंने सुना है लोगों से कि शायद 40 मार्क्स देते हैं ना सर, 40 मार्क्स से शायद ऐसा होता है कि 40 मार्क्स से नीचे किसी को नहीं मिलता। बाकी इंटरव्यू की तैयारी एक दिन की तैयारी नहीं है। जब से तैयारी में आ जाओ ना, तब से अपने आप को एक प्रशासनिक, जैसे होता है ना कि एक प्रशासनिक सेवक, वैसे ही बनाने की कोशिश करो। कोई 2-4 दिन में अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकता कि हमने मॉक दिया और हमसे उन्होंने बताया और उसके बाद में, क्योंकि जब आप जाओगे ना, तो वो जो आपके सामने बैठे हैं वो इतना उनको एक्सपीरियंस है कि वो 2 सेकंड में आपके अंदर की चीज को बाहर निकाल देंगे। तो आप जो हो वैसे रहिए, बस अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करना है। हर इंसान एक जैसा थोड़ी ना होता है, तो और हर किसी में वो क्वालिटी जरूरी है कि कुछ कॉमन ही होनी चाहिए, यूनिक होती है। इंटरव्यू के लिए मैंने सिर्फ एक ही जगह मॉक दिया था, और मैंने ना कभी कोई क्लास करी है ना कोई मॉक दिया है। मुझे मतलब मुझे नहीं लगता कि मॉक की इतनी कोई नीड है। अगर आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, आपको बोलने में हिचक होती है, तो आप जरूर दीजिए, बट उनसे उतना ही सीखिए जितना आपको लगता है कि मैं अपने अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। बस इंटरव्यू के लिए यही है। और किसी को कुछ? कंसिस्टेंसी का यही है कि जीवन में बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन ये आ जाएगा ना, उस दिन कुछ करने को ही नहीं है, करोगे क्या? मतलब उस टाइम पे फिर तो यही है ना कि यही चाहिए। अब हम लोगों ने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि इसके अलावा कुछ नहीं। ना मैंने कोई किसी अदर स्टेट का एग्जाम नहीं दिया आज तक, ना ही कोई दूसरा एग्जाम दिया, क्योंकि ये विश्वास था मुझे कि आज नहीं कल मेरा होगा, बस यही चाहिए है। बहुत सारे आप फेलियर देखते हो, बहुत सारे आपको सजेशंस मिलते हैं फैमिली से, फ्रेंड से, आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, छोड़ दो यार, कुछ और कर लो, ये वो। लेकिन ये बिलीव खुद में रखो, अगर कर चुके हो इतनी मेहनत, तो थोड़ी और सही, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते एक दिन वो जगह मिल जाएगी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी के लिए यही है कि आपको, आपका गोल है, उसके अलावा आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर हमें थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो रहे हैं, तो मतलब अभी हम अपने गोल के लिए पूरी पूरी तरीके से समर्पित ही नहीं है। अगर हमें पूरी तरीके से वो चीज चाहिए तो आपको जरूर मिलती है। नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप बैलेंस कर पाए तब। अगर आप इतना अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं कि आप दूसरा एग्जाम देने के बाद इस एग्जाम को भी मेंटेन कर पाए। मतलब कई बार होता है ना कि ऐसा लगता है कि यार बस निपट रहा है, यहाँ कभी दे रहे हैं वहां कभी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने क्रैक भी किया है, निकाला भी है। पर मुझे लगता है कि फोकस कितना अच्छा है किसी भी चीज में। अगर दूसरे एग्जाम में बढ़िया फोकस चल रहा है, इतनी अच्छी अपने अंदर स्टेबिलिटी है कि हम मेंटेन कर सकते हो, तो बिल्कुल देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मुझे ऐसा लग जाता था कि बहुत हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने एक ही चीज को फोकस किया। ये मेरा मतलब पर्सनल वो है, ये मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको फॉलो करिए किसी भी चीज को। जैसे किसका मोटिव होता है सिर्फ जॉब पाना, किसी किसी का मोटिव है जॉब पाना, किसी किसी का मोटिव है नहीं मुझे सिर्फ डीएम ही बनना है, तो वो तब तक भी मेंस लिखता है जब तक वो डीएम नहीं बन जाता, चाहे वो जो कुछ बन गया हो। यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद भी करता है, यूपी पीसीएस में भी कितने सारे लोग थे, रिजल्ट तो आ गया था ना। शायद ही कोई रहा हो जिसने पेपर छोड़ा हो, मुझे लगता है रैंक के शायद स्टार्टिंग के 5-10 लोगों ने छोड़ा होगा बस। अब जब 30 रैंक वाला भी लिखे पहली में आने के लिए तो फिर तो हम अपने बारे में सोच ही सकते हैं। जैसे मतलब किस टाइप के अनसर्टेनिटी? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये आना ही नहीं चाहिए। नहीं हुआ कैसे नहीं होगा, ये देखो तैयारी तो है, साथ ही साथ माइंड का गेम भी है। ये तैयारी इतना कुछ सिखाएगी आप लोगों को कि आपकी पर्सनालिटी, आपके सोचने का तरीका, जीवन को देखने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। तो ये बिलीव सिस्टम, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जीवन में मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, ये वाला विश्वास। बहुत ऐसे लगता है कि सामने वाले को देख के कि इसने तो मेरे से ज्यादा पढ़ाई करी होगी, या मुझे देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि इसने कुछ बहुत ऐसे
बहुत भयानक कुछ किया होगा कि इसका हो गया हमारा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत हमने करी है, हम यहाँ हैं, मेहनत आप करोगे, आप यहाँ आ जाओगे, बस यही है। और डर सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि निगेटिविटी किसी के अंदर आती नहीं है, बस उसको हावी नहीं होने देना है। जैसे लोग इतना हावी कर लेते हैं फिर क्विट कर देते हैं बीच में, क्या पता तुम 4 कदम और बढ़ाती तो हो जाता। वो स्थिति बहुत बुरी होती है, आती जरूर है। मैं सबसे यही कहूंगी, मैं 1 नंबर से इंटरव्यू से फेल हुई थी। 1 नंबर में ट्रेजरी ऑफिसर था, 2018 की बात है, मैं तब सिलेक्ट हो जाती। इतने साल हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें लाइफ इतना लंबा खींचेगी, लेकिन खींचा तो लगे रहे। ये था कि कभी ना कभी होगा। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी भी लिख रही थी, उसमें भी मैंने मेंस लिखा। इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ यही फोकस किया। तो मेरा ये मानना है कि डरो मत, डर लगे भी तो उस चीज को हावी मत होने दो। हाँ 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 हाँ। जैसे वैसे मत पढ़ो कि पूरा पढ़ रहा है एक पेपर, ऐसे नहीं पढ़ो। जैसे मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी आप एंशियंट हिस्ट्री उठा लो। जैसे एंशियंट, अगर आपने यूथ का, शायद यूथ पब्लिकेशन का देखा होगा, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज ऐसे उन्होंने पीवाईक्यू दिया हुआ है, टॉपिक वाइज करके। यूथ वालों ने ऐसे क्राइटेरिया, जैसे कि एंशियंट से क्या, फिर मेडाइवल से, तो एक एक को अलग करो सेपरेट। जैसे एंशियंट है, अब हम अगर एंशियंट के 20 साल के क्वेश्चन देखेंगे, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उनका बुद्ध, जैन, मौर्य, गुप्ता में धर्म वाला पोर्शन, इतनी उनकी कोर सेक्शन है। रेयर कभी आपका गुप्तोत्तर में वो जाते हैं। उन यूपी का एक सेट पैटर्न है, जो धर्म से रिलेटेड चीजें हैं उनको फोकस कर लो, क्योंकि हम कल्चरल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो कल्चर वाला जो पार्ट होता है प्रीलिम्स के बिहाफ पे, एंशियंट में हो, मेडाइवल में हो, वो ही आप देखोगे उन पे ही ज्यादा क्वेश्चन सेट होता है। चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे पीटी का क्वेश्चन हो। वैदिक की बात करें तो वैदिक काल में आप वैदिक साहित्य जितना भी है, जो वैदिक का स्ट्रक्चर था, मान लो कि कभी नदी के बारे में पूछ लेते हैं, ये सब कल्चर का ही पार्ट है। सिंधु घाटी, अगर सिंधु के बारे में पूछ रहे हैं, सरस्वती के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, वेदास के बारे में, बेसिक बेसिक चीज, बहुत डेप्थ में नहीं। उपनिषद अगर उन्होंने कभी भी पूछा है तो यही सब तो पूछा है। तो उससे समझ में आ गया कि भाई एंशियंट से किसको फोकस करना है। रीडिंग सबकी मार लो, लेकिन जो फोकस है वो इन पे ज्यादा करो। तो अगर 4 क्वेश्चन में से हो सकता है एक क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन 3 तो आ जाएंगे। तो हम 100% नहीं कर सकते। 100% की कोई तैयारी नहीं होती। तैयारी होती है एग्जाम को पास करने की, कि एग्जाम को पास कैसे करना है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए, क्योंकि गलत होता है, सबसे गलत होता है। तो वो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए अच्छा तरीका है। और उसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करिए, मतलब जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तभी भी आप प्रैक्टिस करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें गलती का क्या रेशियो है। वही एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वही एग्जैक्ट रेशियो आपके एग्जाम में होता है, अगर आप उस हिसाब से चलते हैं तो पीटी के लिए ये फिक्स है। अभी जैसे सेंसस वगैरह का देखो, अभी जनगणना स्टार्ट नहीं हुई है, होने वाली है, लेकिन फिर भी अभी लगातार वो जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रीलिम्स में। तो ये भी कई बार हो जाता है ना, अरे जनगणना कहाँ आएगी। मैं बोल रही हूँ भाई सब लोगों को 26 के लिए जनगणना पढ़ के जाना, जनगणना आएगी। क्योंकि जब कोई चीज खत्म होती है और जब कोई चीज शुरू होती है तो उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो जनगणना आएगी, इसलिए कुछ चीजों जी। पेपर 5 6 का तो इतनी हालत खराब है मार्केट में, किसी में देखो एक चीज अच्छी नहीं है, ठीक है, कोई एक सफिशिएंट नहीं अपने आप में। मैं, जैसे कि मैंने धे का भी मटेरियल लिया था, ओनली आईएएस का भी लिया हुआ है, लिया था जब मैं मतलब किया, जब अपना नोट तैयार किया, और खुद से नेट से सर्च करके। जैसे आप एक टॉपिक देख लीजिए, जैसे उन्होंने एक जल शक्ति मिशन दिया है ना पेपर 5 में, आप देखेंगे या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में, अब अगर कायदे से एआई का यूज करना आता है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि कर लो, अगर ठीक से पता है कि एआई को यूज कैसे किया जाता है, तो वो ये बहुत हेल्प करता है नोट्स बनाने में आपके, क्योंकि उसके पास टू द पॉइंट सटीक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आपको कम शब्दों में समझाने के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो आप उससे इनपुट्स ले सकते हो। जैसे कोई टॉपिक है जिसमें नेट में सर्च करके बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, और नहीं तो नेट में बहुत चीजें मिलती हैं, बस आपको फिल्टर करना है। कि मान लो कोई हमने कोई भी डाला, जैसे जल शक्ति अभियान वाला ही मैंने टॉपिक बोला, तो उसमें अभी यही तो देखना होगा कि यूपी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, उस हिसाब से सर्च करो। कभी ना कभी की कोई ना कोई न्यूज या नोट रिपोर्ट आई होगी, हो सकता है उससे सिर्फ एक पॉइंट मिले,
तो एक पॉइंट ही सही। इस तरीके से करके मैं अपना मेट्स बनाया, मुझे 2 से 3 महीने लग गए थे दोनों पेपर को नोट्स बनाने में। पर नोट्स खुद का बनाइए और शॉर्ट में, पर इतना शॉर्ट में नहीं कि उसमें शब्द ही ना हो। कुछ लोग इतना शॉर्ट बनाते हैं कि उसमें अच्छे शब्द नहीं रहते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अनेक शब्दों का एक शब्द, आप वैसे शब्द यूज करिए, लेकिन उन शब्दों की कम से कम आपके कॉपी में आना तो चाहिए। जब आप बार बार पढ़ोगे तब तो आएगा, नहीं तो वो अच्छे शब्द ही नहीं आते हैं। जब आप एग्रीकल्चर पे लिख रहे होते हो या किसी भी टॉपिक पे लिख रहे होते हो, आपको इंट्रो में कुछ ऐसे वर्ड्स डालने होते हैं जो बहुत छोटे में बहुत बड़ी बात कहते हैं। जैसे वो न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन हम गवर्नेंस के लिए यूज करते हैं, और सारी चीजें स्मार्ट एग्रीकल्चर, इस टाइप से जो चीजें हैं ना, तो वो चीजें अब ये भी डिपेंड करता है कि किस अप्रोच में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ऐसे ही है, मतलब आपको खुद से करना पड़ेगा। पेपर थर्ड के लिए सबसे मेन जरूरी है कि जैसे आपको ये पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक फिक्स क्राइटेरिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट से कितना ही क्वेश्चन आता है, एक या दो, ठीक है। और आप अगर यूनिट को ठीक से पढ़ेंगे, यूपी की बात कर रही हूँ, तो आपदा प्रबंधन लिखा हुआ है। आपदाओं से उन्हें ज्यादा मतलब नहीं, आपदा प्रबंधन से ज्यादा मतलब है। मेन जो क्वेश्चन का फोकस होता है, वो आपसे पूछेंगे भी अगर बाढ़ हो या ये इन चीजों में ना, तो वो नियंत्रण वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। नियंत्रण का एक फ्रेम सेट कर लो कि नियंत्रण में क्या होना चाहिए, ठीक है। अब वो भूस्खलन हो, वो चक्रवात आए चाहे जो आए, वो सब में वही क्राइटेरिया जाता है। एग्जाम्पल चेंज हो जाते हैं बस। एक ये अप्रोच हो गई, ये आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट की है। आप थोड़ा थोड़ा बस नॉलेज रखो, वो आप ज्योग्राफी में रखते ही होगे आई थिंक, कि सूखा कैसे, बाढ़ कैसे, भूकंप कैसे आता है, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। अगर हम उसमें आए आपके एनवायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में बात की हूँ मैं, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो आप टॉपिक वाइज अगर देखेंगे, जैसे जैसे टॉपिक दिए हुए हैं, तो एक एग्रीकल्चर का बहुत मेजर टॉपिक है, ठीक है। इंडस्ट्री का है, अब इंडस्ट्री का है तो उसमें जैसे एमएसएमई हो गया, हस्तशिल्प वाला हो गया, और स्टार्टअप्स हो गए, इस पे ज्यादा फोकस करना है। अब वो पंचवर्षीय योजना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनसे नहीं आने वाला कुछ भी, ना ही वो आपसे आर्थिक विकास पूछेंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा कि जैसे कि कोई चेंजेस आया है, गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस लाया है, तो उसके नए नए इनपुट्स क्या है। जैसे आ जाता है ना राजकोषीय व्यवस्था के सुधार या कर व्यवस्था के सुधार, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स का पैटर्न देखेंगे तो इन्हीं सब चीजों में है। पीपीपी मॉडल उन्होंने लिखा ही है एक टॉपिक पूरा, तो उस पर पूरा एक ऐसे अपना तैयार कर लेना छोटा सा कि, तो जब हम मेंस का जो सिलेबस है उसको रख के पढ़ाई करते हैं, तो बहुत चीजें कम में सही से तैयार हो जाती हैं। और ऐसे ब्रॉड करके पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसे तो बहुत है, कोई कितना ही तैयार करेगा इकोनॉमिक्स को। और उसका फिक्स क्राइटेरिया है। बजट को आप लीजिए, बजट को पढ़िए, और जब भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लिखिए, लेटेस्ट जो भी बजट हो, उसके जो इंपॉर्टेंट डेटाज हो वो आपके माइंड में होने चाहिए। अप्रोच आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट किस टाइप का बजट रिप्रेजेंट कर रही है, किस चीज को फोकस कर रही है। आंसर में पूछा गया है नहीं पूछा गया है, बट वो इनपुट आना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि मुझे अभी फिलहाल क्या चल रहा है उसकी अप्रोच मालूम है। इसके लिए बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी में भी आपने देखा होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो चीजों में डिवाइड होती है, एक आपकी आंतरिक जो सुरक्षा होती है, एक बाह्य सुरक्षा। तो जो ये बॉर्डर वाला सीन है उसमें सुरक्षा को पढ़िए, बाकी डिस्प्यूट तो आप आईआर में भी पढ़ लेते हैं। डिस्प्यूट तो आपको पता ही है कि क्या है, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, वो तो आपने आईआर में कंप्लीट कर लिया। बॉर्डर सिक्योरिटी पढ़ लीजिए, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी में फोकस कीजिए, नक्सलवाद, उग्रवाद, इन सब में, और मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो टॉपिक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट साइबर अपराध, इस टाइम पे इसी से क्वेश्चन बन रहा है। साइबर की जितनी भी जैसे टेक्नोलॉजी, डिजिटल अरेस्ट है, जितनी भी चीजें आ रही हैं जो आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, उन चीजों को फोकस करिए। एआई से जुड़े हुए जो अब नए डीप फेक, जो जनरेटेड एआई को लेकर के हो रहा है, इन सब चीजों में तो सिक्योरिटी से भी पूरा का पूरा करंट अफेयर बेस्ड है। थर्ड पेपर, सेकंड पेपर पूरा, फर्स्ट पेपर में भी आधा पेपर, क्योंकि वो सिक्योरिटी में जिस सेक्शन में जाते हैं वो करंट अफेयर्स ही है। तो वो पूरा का पूरा है, बेसिक पढ़ने को सबसे ज्यादा जैसे इम्पोर्टेंट है। अब हम जिस हिसाब से बात करते हैं, गरीबी, गरीबी यूपी में मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, आपको ए से भी मिलेगा, जीएस का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसे हॉट टॉपिक्स को देखिए, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, भुखमरी, गरीबी, ये इनके आप सोशल जस्टिस में भी वही पढ़ना है, वही सोसाइटी में पढ़ना है, वही थर्ड पेपर में कंप्लीट कर लो। ये इस टाइप से पढ़ाई की जाती है, मतलब कोई एक पेपर में नहीं,
जैसे पहले में आपने विमेंस के बारे में पढ़ा, अब विमेंस को हर एंगल में पढ़ो। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में विमेंस का क्या रोल है, इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, उनके साथ जो लैंगिक असमानता है वो सोसाइटी में डिवाइड कर दो। जो आपकी एजुकेशन और बीमारियां हैं वो सेकंड पेपर में आ जाएगा, थर्ड पेपर में आ जाएगा, जो लेबर में उनका जो पार्टिसिपेशन कम है। पर विमेंस में, और जब कंप्लीट तैयार कर लोगे तो ऐसे तैयार हो जाएगा। इस टाइप से पढ़ाई करनी है, सारे पेपर्स को कनेक्ट करके। और एक क्वेश्चन एक आप उस पर भी दे सकते हो, एथिक्स पे, जब आप लिख रहे होगे, जब आप लिखोगे एथिक्स पे तो आपको एग्जाम्पल्स तो इन्हीं तीनों पेपरों के देने हैं। तो ये ऐसे होता है कि मतलब कनेक्ट करके आप पढ़ाई करिए चारों पेपर्स का। सारे सब्जेक्ट्स का नहीं। हाँ, नहीं मेरा भी साइंस ही था। एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है पढ़ना, लेकिन ज़्यादातर ज्योग्राफी की तो पूरी इम्पोर्टेंट है। 11 से लेकर के 6 से लेकर के 11 तक आपको पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी उससे अच्छा हो जाता है। और इसके लिए हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन फंसता है, अगर ठीक से पढ़ा। 6 to 12 की आई थिंक जरूरत, हाँ थोड़ा बहुत है। वो जैसे भारत का अतीत करके है वो 3 बुक्स, वो वाली। और लेकिन जैसे एनसीईआरटी मैंने देखा है ना कि वो एक ब्लैक स्वान करके भी कुछ मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशन से आती है, वो मत पढ़िए। जो ओरिजिनल एनसीईआरटी है वही पढ़िए। और खास करके अगर आपको तमिलनाडु वाला मिल जाए तो और अच्छा है। वो जो आता है ना, अब ट्रांसलेट होने लग गया है, अब तो ट्रांसलेशन मिलने लगता है, उसमें और अच्छे से कवर किया उन्होंने। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री और इसके लिए बहुत जरूरी है, ज्योग्राफी के लिए। बाकी पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं पॉलिटी में, बस यही है। वो कुछ नहीं है, भूलता है, बार बार भूलता है चीजें। जब हम पढ़ते हैं तो बार बार भूलती हैं, लेकिन वो एक बार के बाद आने लगेगा। हम लोगों ने कितने एडिशन नहीं खरीदे, कितनी बार नहीं पढ़ा, उसकी गिनती नहीं है। तब वो जा करके कहीं दिमाग में रुका। अभी आपको 4-5 बार हुआ होगा, तो वो, हाँ तो वो उतने में नहीं टिकेगा। जब कम से कम 20 रीडिंग हो जाएगी ना, तब फिर टिकने लगेगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो आने लगेगा। सोर्स तो कई सारे हैं, मतलब आप जैसे आदित्य पब्लिकेशन की आती है, एक आती है सॉल्ट वाली जो पीवाईक्यू के साथ फॉर्म में रहती है, एक आती है ऐसे टॉपिक वाइज करके जो थोड़ी पतली है। अभी पता नहीं कैसे मोटी पतली। आदित्य वाली पढ़िए और घटना चक्र का ले लीजिए, जिससे पीवाईक्यू आपका अच्छे से कवर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। मैंने तो यही 2 बुक्स पढ़ी हैं बस, हिंदी के लिए, जनरल हिंदी के लिए। हाँ, लेकिन वो सिर्फ पीटी के लिए है। अगर मेंस के लिए आप बात करेंगी तो फिर मेंस में आपको डिटेल वाला कोई कंटेंट देखना पड़ेगा, जो आपको ठीक लगता हो। मतलब मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको देह का ठीक लगता हो देह का पढ़िए, किसी अदर स्टूडेंट, मतलब जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अपने आप में निकाल रहे हैं, तो किसी का भी आप कवर कर दिए। लेकिन मेंस के लिए क्रॉनिकल थोड़े कमजोर है, पतला हो जाता है ज़्यादा ही, बहुत कम हो जाता है उसमें। हाँ, तो पीटी के लिए ठीक है। मेंस में मुझे लगता है उसमें ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, कंटेंट बहुत कम हो जाता है उसका। और किसी को कुछ कुछ भी आप लोग डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में गलती, वही जो मैंने कहा ना, कहानी नहीं लिखनी है। कहानी लिखने से बचना है। और मेनली चीज ये भी ध्यान देना है कि जैसे कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमें यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था लेकिन वो लास्ट में याद आया, या उसको तो लिखा ही नहीं। तो एक ये भी आपकी ब्रीफिंग हो जानी चाहिए माइंड में पहले लिखने से, कि किस किस चीज को। और अगर लगता है कि मैं भूल सकता हूँ, तो एकदम छोटा छोटा शॉर्ट में करके कहीं वहीं साइड में नोट कर लो पेपर में, कि उनको तो लिखना ही लिखना है। कुछ भी पूछा गया है तो जैसे कुछ 2-4 पॉइंट्स होते हैं ना जो मिस नहीं होना चाहिए, तो उसको लिखना है। अभी क्या होता है, हम फ्लो में लिख रहे होते हैं, कई बार दिमाग चला जाता है, शॉर्ट में लिख लीजिए। उसके बाद में सबसे मेन होता है कि जो पूछा गया है उसको एनालाइज करके स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि स्टार्टिंग पढ़ के ही समझ में आ जाए कि आपने पकड़ लिया क्वेश्चन को। बस यही है मेन। पर्सनालिटी डेवलप बस देखो अपने आप को ही है, और जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं उनको देख करके ही। क्योंकि पर्सनालिटी तो ऐसे ही डेवलप होती है। आपको लगता है जैसे हम लोग हैं, किसी के वीडियो देखते हैं, किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट के सुनते हैं, आफ्टर ज्वाइनिंग और जब सर्विस में आ जाते हैं, तब हम अपने आप को वहाँ देखते हैं कि मैं ऐसी बनना चाहती हूँ। वही आपकी पर्सनालिटी को निखारता है।
किसी को भी, जैसे आपको लगता है कोई टीचर है, उसका बहुत अच्छा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरल होना और सबसे ज़्यादा सच्चा होना, यही ही पसंद किया जाता है। आपको लगेगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, मैं सामने वाले को घुमा ले जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ऐसा सवाल करते हैं, इस हिसाब से सवाल करते हैं ना कि आप 2 सेकंड में उसी ट्रैक पे आ जाओगे जो आपका ओरिजिनल है। इसलिए सबसे ज़्यादा ओरिजिनल रहो। मुझसे मेरा एक्चुअली जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इकोनॉमिक्स से है। तो सबसे पहला तो उनका क्वेश्चन था लिविंग रिलेशनशिप में। लिविंग रिलेशनशिप कहाँ तक सही है, और वो ये नहीं जानना चाहते थे कि संविधान के थ्रू क्या है, मतलब हम तो ऐसे ही डिप्लोमेटिक आंसर करते हैं ना, जैसे कॉपी में लिखते हैं कि सर, हाँ, तो उन्होंने पहली लाइन में बोल दिया कि मुझे ना तो संविधान जानना है ना सुप्रीम कोर्ट जानना है, मुझे सिर्फ ये जानना है तुम क्या सोचती हो, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। तो मैंने यही बोला कि सर मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करती हूँ, अगर कोई दूसरा इस चीज को कर रहा है तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, पर अगर मुझे चॉइस दी जाएगी तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि जिस जगह से मैं आती हूँ, जिस जो मुझे संस्कार दिए गए हैं, जिस समाज में मैं पली बड़ी हूँ, वो अभी इसकी स्वीकृति नहीं देता। हमारे यहाँ विवाह को महत्व दिया गया है, हम उन्हीं चीजों को मानते हैं। तो मैंने तो सच बोला और वो उनको बहुत इम्प्रेस किया, क्योंकि वो यही ही सुनना चाहते हैं, वो आपसे झूठ या गलत नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन कोई दूसरा कर रहा है तो उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो उसकी सोच है, अगर उसको उस चीज में कंफर्टेबल है तो वो कर सकता है, क्योंकि ये उसका राइट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में भी पूछा था कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी सही है, उसमें भी वो बाउंड कर देते हैं, अपना बताइए, हमें अच्छा बुरा नहीं जानना है, आप अपना बताइए। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में उन्होंने जैसे पूछा कि मतलब आपको क्या लग रहा है कि अब इंडियन गवर्नमेंट मार्केट इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा मोल्ड हो रही है, जैसे हमारा सोशियो इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है, तो क्या हम उससे दूर जा रहे हैं, हमने उसको खत्म कर दिया, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। ये आपका सर्कुलर इकोनॉमी को एग्रीकल्चर में लागू करने के लिए डीएम बन जाओगी तो क्या करोगी, जो ये इतने सारे तलाक बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, तो डीएम बनने के बाद इन्हें कैसे रोकोगी, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और उस पर भी था ब्लू इकोनॉमी पे, तो वो इकोनॉमी पे ही बेस्ड थे। और उन्होंने फिर पूछा जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, फिर ऐसा क्या चेंज आया और अभी क्या चेंजेस है, कहाँ से चेंज आया, अभी इकोनॉमिक जो हमारी है इंडिया की, उसका क्या अप्रोच है, इस टाइप के वो व्यवहारिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था। अब जब नहीं, बहुत बहुत कंफर्टेबल, गर्ल्स के साथ तो मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल, बॉयज का एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा नहीं मालूम है, क्योंकि सब लोग अपना अलग अलग रिव्यू देते हैं, बट बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं। मुझे पता ही नहीं चला था मेरा कब इंटरव्यू खत्म हो गया, जब खत्म हो गया तो उन्होंने कहा ओवर हो गया, मुझे लगा अच्छा। तो बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से तुम जवाब दे पाओगे उतना ही खींचेगा, जब आप बोर करने लगोगे तो बस ठीक है जाइए। जितने अच्छा सा कम्युनिकेशन, मतलब ये सोच के बैठे हो इंटरव्यूअर में कि ये मेरे घर वाले बैठे हुए हैं, एक सोच, ये कोई बाहरी नहीं है, ये मेरा जानने वाला है, मुझे बहुत अच्छे से जानता है और मुझे बहुत मानता है। जब इस मानसिकता के साथ आप बैठते हो ना इंटरव्यू में, तो ना तो डर लगता है और ना ही आपकी जुबान लड़खड़ाती है। और जब आप ये सोचो अरे यार इंटरव्यूअर है, पता नहीं क्या सोचेगा, मेरे पता नहीं कैसे मार्क्स देगा ये वो, तब फिर वो कुछ भी बोलता है डर ही लगता है, जबकि वो भी तो इंसान ही है ना, हमारी ही बीच से तो आए हैं, कुछ अलग थोड़ी ना है। तो सब पूरा खेल अप्रोच का है, इंटरव्यू कुछ नहीं होता है। अच्छे से अगर आपको कोई आंसर नहीं भी मालूम है तो सॉरी बोल दिया, और वो लोग बहुत ऐसे फील कराते हैं, कोई बात नहीं बेटा ये बता दीजिए, इसको बता दीजिए, इस टाइप से। क्योंकि जब मैंने 18 में इंटरव्यू दिया था, 18 का इंटरव्यू 20 में हुआ था कोविड की वजह से, तब तो हम मास्क लगाए हुए थे और बहुत ऐसे प्रोटोकॉल फॉलो करना था, बहुत डिस्टेंस पे बैठना था। तो भी उनके पूछने का तरीका और कंफर्टेबल कराने का तरीका, बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, बैठो आराम से बैठो, पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ, घबराओ मत, हम थोड़ी देर बस बातचीत करेंगे, बस ऐसे करके। तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि हम पहले से इतना अपने दिमाग में लोड करके जाते हैं ना, ये आसपास का जो डिस्कशन जो दिए होते हैं, वो लोग अपना हाइप क्रिएट करने करने के चक्कर में, अरे ऐसे होता है वैसे होता है, सच्चाई तो कम ही लोग बोलते हैं। मेंस निकलने के बाद भी वो ऐसे कुछ बताना चाहते हैं आपको कि मैंने ऐसा तीर मारा है जो तुम लोग नहीं मार सकते हो। तो वो है ऐसा लोगों में एटीट्यूड, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलिटी ये है कि आप लोग मेरे से बहुत बेटर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा।
ये मैं अपनी अप्रोच बता रही हूँ, उसमें मेरा भाग्य भी जुड़ा, मेरा समय भी जुड़ा, हर चीज जुड़ी है। सबके साथ जरूरी थोड़ा ना है कि ऐसा ही हो, लेकिन जो मुझसे बेटर आपको लगता है वो आप अपने में अप्लाई करिए, बाकी सारा कुछ इग्नोर। तो ज्यादा किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई कुछ भी कह रहा है, चाहे उसका पहले अटेम्प्ट में क्यों ना हो गया हो, किसी की बात पूरी मत सुनो कि जैसा उसने कह दिया वही बस मान लो। आप अपने अप्रोच पे रहिए, वो सही होता है। इंटरव्यू अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इंटरव्यू में। और किसी को कुछ? मैम जो महिला जी की मेंस की बुक्स आती है हाँ, वो स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस है, बस उसको पहले वो सारी डायमेंशंस को तो कवर नहीं कर रही है। सब क्वेश्चंस का उतना अच्छा नहीं है मॉडल आंसर। जैसे कि मेंस की बात करें ना, तो ये है कि कुछ चैप्टर्स में आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे आप ज्योग्राफी वाला देखेंगे तो कुछ में मान लो, अब वो वाला नहीं है कि पवनों द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, ये सब यूपी में बहुत पूछते हैं, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी आप हर आंसर को आइडियल नहीं मान सकते हैं आंसर के बारे में नहीं बात टॉपिक के बारे में। हम सिर्फ टॉपिक सारे डायमेंशंस को तो कवर कराएंगे और स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस है ना। नहीं है, पर पूरा नहीं है। कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं, पर कुछ कुछ चीजों में आपको तलाशना पड़ेगा, अपने से खोजना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, किसी का भी कंटेंट 100% अच्छा नहीं है, और ना ही किसी का 100% बुरा है। आपको उसमें से ये देखना है कि कितना काम का है और कितना हटा देना है। इसी के लिए नोट्स बनाना जरूरी होता है। एक साथ में 4 बुक्स खोल के रखती थी, यही मेरे पढ़ाई का तरीका था हमेशा। एक साथ 4 बुक्स खोलिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं। फिर जब पता चलता है कि यार ये तो है ही नहीं इसमें, अब जो आपने नहीं पढ़ा वो तो दूसरे ने पढ़ लिया है ना, आपसे ज्यादा भी पढ़ लिया है। तो हमको तो उस हिसाब से सोचना है ना कि बेस्ट कितना हो सकता है। जितना बेस्ट कंटेंट होगा, एक बार की मेहनत होती है कंटेंट बनाने में, फिर आप पढ़ती है उसको पढ़ते रहिए, फिर आपको जरूरत नहीं है बुक्स की। और जो पोर्शन लगता है कि इसमें कुछ एनहेंस नहीं करने की जरूरत है, एकदम बेसिक है, उसको आप एज इट इज रखने दीजिए। मतलब ये एक किताब पढ़ करके या एक नोट से कुछ नहीं होने वाला है। मुझसे बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन जब से सिलेक्शन हुआ है पूछ रहे हैं, हमें पेपर 5 पेपर 6 की बुक्स बता दो। हमें ऐसे कैसे मैं बताऊं ऐसी चीज जो मैंने खुद करी ही नहीं है। कोई चीज किसी से अच्छी लगी तो उससे पढ़ा, दूसरे से कुछ अच्छा लगा तो उससे पढ़ा, ऐसे करके पढ़ाई करी है। जिसमें कुछ नहीं मिला उसमें खुद से सर्च करके लिखा। बस हमें सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार बुक्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रिलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पूरा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ कहानी लिखी है इसमें, तो बात मेन है ही नहीं। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं कि कंटेंट थोड़ी दिन की मेहनत होती है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपना मेंस का जो है, मेंस में तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे के लिए मैंने सबसे पहले तो यही सारी चीजें देखो, मैंने कोई बुक नहीं ली कभी भी ऐसे के लिए। सबसे अच्छा होता है कि तुम पहले जितना भी, अगर तुम लोगों को यहाँ क्लास दी गई हो या फिर कोई भी यूट्यूब का जो वीडियो, जिनको भी आपको लगता है कि आप फॉलो करते हो, उनका वीडियो सुन करके सबसे पहले समझो कि ऐसे है क्या। ऐसे अगर उन्हें जीएस ही आपसे पूछना होता तो ऐसे को लगाते क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे को जीएस की तरह लिखते हैं, लेकिन अगर उनको जीएस का ही सब कुछ जानना होता तो फिर ऐसे पेपर लगाने की जरूरत क्या थी? एसी का मेन मोटिव ये है कि किसी भी टॉपिक में तुमसे पूछा गया है, उस टॉपिक के सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए, प्लस उसमें मार्मिक पक्ष कितना है, अटैच कितना हो पा रहा है, किसी के मन को कितना छू पा रही हैं वो लाइनें जो आपने लिखी हैं। अगर वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हैं कि मतलब उसमें डेटा ही डेटा और ऐसी ऐसी बात लिखी गई है, तो बहुत मजा नहीं आता पढ़ के, आपको भी नहीं आएगा। तो जैसे ऐसे है किसी भी टॉपिक में, उसका एक और ऐसे लिखो कि जैसे मैं बातचीत कर रही हूँ। मैं जब ऐसे लिखती थी, यहाँ मेरी ऐसे की कॉपियां होंगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो ये लोग शायद प्रोवाइड करा दें। तो उसमें ऐसे इस टाइप से तैयार करिए कि मतलब हम बातचीत कर रहे हैं, आइए अब इस विषय पे चर्चा करते हैं, इस टाइप से कि मतलब एक्साइटमेंट बढ़े, आपका ऐसे आगे बढ़ने के लिए एक्साइटमेंट बढ़े कि आगे आपने कौन सी बात लिखी होगी। और उसका इंट्रो है, जरूरी नहीं है इंट्रो के लिए बहुत सारे, तो सारी वही चीजें हैं कि आप कोटेशन से रेडी करिए या फिर कोई भी केस स्टडी या कैसे भी, लेकिन इतना बढ़िया इंट्रो होना चाहिए कि पहली लाइन से पता चल जाए कि तुमको ऐसे समझ आ गया है। ये नहीं कि कुछ भी जबरदस्ती हमें संस्कृत का श्लोक लिखना ही है, चाहे जो हो जाए हम उसमें लिख के रहेंगे, अब जो कनेक्ट हो चाहे ना हो, ये नहीं होना चाहिए। मतलब कनेक्ट होना चाहिए।
और फिर उसको आप पूरा, जैसे नहीं होता कहते हैं एक धारा प्रवाह में लिखना, पूरा एक धारा की तरह होना चाहिए। एंड इतना शानदार होना चाहिए, एक एंड में कंक्लूजन होना चाहिए। हमेशा कोई भी ऐसे लिखो तो उसमें एक समाधान जरूर दो कि क्या समाधान अभी के लिए है और क्या समाधान आगे के लिए है। और हमेशा एक विजन पे खत्म होना चाहिए कि हमारा एक विजन है किसी भी चीज को देखने का, उस पे ऐसे खत्म होना चाहिए। तो फिर वो ऐसे पढ़ करके मजा भी आता है, और आपके पास टाइम भी होता है, 1 घंटे में आपको एक ऐसे लिखना है। 700 शब्द कोई ज्यादा तो होते नहीं है, तो वो आराम से लिख जाता है, पर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि इतनी सारी पढ़ाई के बीच में ऐसे इग्नोर होता रहता है। ऐसे पे ये होता है जब एग्जाम लिखना होगा तब देख लेंगे, और तब कुछ नहीं होता है। फिर इतना बर्डन जीएस का हो जाता है कि हमें ऐसे लगता है कि ठीक है जो होगा एग्जाम में देखेंगे। तो पहले से करिए, उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह करिए, लिखिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको लगता है कि किसी को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं तो उनकी कॉपी ऐसे में आप जरूर देखिए, टॉपर्स की कॉपी भी ऐसे में देखिए, क्योंकि ऐसे में बहुत जरूरी है सीखना। मतलब जीएस के लिए भी मैं बोल रही हूँ टॉपर्स की कॉपी देखिए, लेकिन केवल स्ट्रक्चर, कि लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, हाँ अंदर का नहीं, कि उसने अंदर की क्या चीज दिया है। स्ट्रक्चर की उसने इंट्रो कैसा लिखा, बीच की बॉडी कैसी लिखी, कंक्लूजन कैसा लिखा, ये बहुत जरूरी है जानना। फिर अपना इनपुट दो कि यार इसने ऐसी डायग्राम बनाया था। और ये भी नहीं होना चाहिए कि सारा क्वेश्चन में एक ही जैसा लग रहा है, कि सब में आपने एक ही जैसे डायग्राम बना दिए हैं, अलग अलग करके। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कुछ अलग करना है। किसी में मैप के थ्रू बना दिया, किसी में फ्लो चार्ट बना दिया, किसी में कुछ। अगर फ्लो चार्ट भी बनाना है तो 5-6 टाइप के मॉडल्स तैयार कर लीजिए, कि अलग अलग बनाते रहिए। तो ये चीजें ऐसे करिए तो हो जाएगा। राइटिंग नहीं, बस क्लियर लिखा होना चाहिए। हाँ वो ज्यादा हो जाता है आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है जैसे बार बार पढ़ो ना, तो फिर भले ही रिवाइज आप ना कर पाओ, माइंड में रहता है। क्योंकि मेंस के टाइम पे टाइम नहीं मिलता रिवाइज करने का बिल्कुल भी। पर जो आपने लिखा होता है, जब आप लिखते हो, इवन सर्च करके ज्यादा लिखते हो, तब आपके माइंड में वो होता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो रहता है। तो हमें ब्रीफ में वो पॉइंट्स देखने हैं जो एकदम ही गायब हो चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सी सेट में जो पैसेज आता है वो तो सभी को पता ही होगा, वो सब इजी होगा। मेनली कम्युनिकेशन ही मुझे लगता है दिक्कत कर रहा है लोगों को, है ना। अगर मैथ और रीजनिंग आपका बैकग्राउंड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ और रीजनिंग बैकग्राउंड अगर जिनका नहीं है तो वो उन चैप्टर्स पे फोकस करे जो सी सेट में पूछे जा रहे हैं। बहुत डेप्थ में नहीं जाते, वो बहुत इनिशियल लेवल का क्वेश्चन होता है मैथ्स का। तो अगर मैथ्स और रीजनिंग को आप फोकस करेंगे तो मुझे लगता है वो बाकी ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वो चीज, लेकिन उसको साथ ही साथ करते रहना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बेटा प्रैक्टिस, जिस दिन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उस दिन टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। पढ़ाई का टाइमिंग या पेपर सॉल्व करने का, पेपर सॉल्व करने का ना, हाँ तो बस उसका पेपर सॉल्व करना ही ऑप्शन है। टेस्ट सीरीज विद इन टाइम, स्पीड से पढ़ना, स्पीड से समझना उसको, कि कितना हम तेजी समझ सकते हैं। वो एक निगाह घड़ी में होनी चाहिए, एक निगाह उसमें। अगर लग रहा है कि मुझे बहुत टाइम लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट। वो सबके साथ होता है। वो, हम ह्यूमन बींग्स है ना, हमें मतलब ऐसे तो है नहीं कि हम लोग कुछ ऐसे महान संत टाइप के पैदा हुए हैं। तो नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल इंसान में सबको अप डाउन फील होता है, डिमोटिवेशन फील होता है, घबराहट होती है एग्जाम्स के टाइम पे। तो हमें बस इनको हैंडल करना है। लगे कि किसी से डिस्कस करके नॉर्मल हो सकता है तो जरूर डिस्कस करना है। कई बार कुछ लोग अपनी बातें कह नहीं पाते, तो उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको लगता है कि अगर आपके सपोर्ट, लेकिन उसी से कहना है जो तुम्हारे सपोर्ट में हो। मतलब ये भी ध्यान देना है ऐसे किसी को नहीं कह देना है कि पता चले वो तुम्हारी टेंशन को और बढ़ा दे। उसी से कहना है जो तुमको विश्वास दिला सके कि नहीं बेटा तुम करो, तुमसे हो जाएगा। उससे थोड़ा सा बूस्टअप होता है कि हाँ, खुद को वो धीरे धीरे आ जाएगा। धीरे धीरे जब आप करते रहोगे ना, अच्छी परफॉर्मेंस होने लगेगी, तो परफॉर्मेंस से चीजें बहुत बेटर होती हैं। जब मैं बेसिक बैच ज्वाइन किया था डे का, सबसे पहली बार, तो कुछ एक होता था वहां पे, मुझे उसका नाम नहीं याद है, लेकिन जितने भी फ्रेशर होते थे ना, उनका 2 महीने के बाद में वो एक प्रीलिम्स कराते थे, मेंस कराते थे और इंटरव्यू कराते थे। हाँ वही। तो उसमें मैंने अपनी क्लास में टॉप किया था। उसमें हम 7-8 लोग सिलेक्ट हुए थे। उसमें लड़कियों में मैं थी और बाकी बॉयज थे।
तो उस चीज ने ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था, क्योंकि मैं नई नई गई थी और मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आता होगा। तो जब वो हुआ और जब मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ क्लास में, तो उससे भी बहुत मोटिवेशन मिला। तो मैं कह रही हूँ ना कि कहीं भी मौका मिले टेस्ट सीरीज का, तो उसमें पीछे मत हटो कि अभी तो हमारी तैयारी नहीं है, अभी तो हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है, हम कैसे देंगे, ये सब मत सोचो, देना है। और जब उसमें अच्छी आपकी रैंक आने लगेगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा। वो गलतियों से होता है, वो धीरे धीरे उसी से सही होता है, वो सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। बहुत क्वेश्चन गलत होते थे स्टार्टिंग में, बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। अभी भी कर दिया जाए तो हम ऐसे थोड़े ना पूरा 100% पेपर सॉल्व कर लेंगे, अभी भी हम उतनी गलती करेंगे, लेकिन जितना पास होना है उस उतना आ गया है कि पास हो जाएंगे पीटी, 100% सही नहीं कर पाएंगे अभी भी। तो वो सबके साथ है। तो जो गलतियां, ये सोचो कि ये जो गलत हुआ है अगली बार गलत नहीं होना चाहिए, उसको इतने अच्छे से लर्न कर लो, दो दो तीन तीन, जैसे मैं अपने टेस्ट पेपर रिवाइज करती थी, जो गलत हुआ है बस वो, पूरा नहीं, जो गलत वाले क्वेश्चन है उनको रिवाइज करती थी कि नेक्स्ट टाइम मेरा कभी भी ये गलती नहीं होना चाहिए। तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि वो सारी गलतियां जो आप कर रहे थे वो खत्म हो जाएंगी। तो यही है। राउंड, हाँ हाँ हाँ, ऐसे बताते तो है यार, ये सब राउंड वाउंड ना मैंने कभी मैंने कभी किसी का फॉलो नहीं किया कि पहले ये कर लेना है फिर ये, इस टाइप का मैंने कुछ कभी किया नहीं है। मैं एक सिरे से शुरू करती थी, ठीक है, जिसमें तुम्हारा माइंड लगता है कि थोड़ा सा डाउट है, उसको राउंड करते चलो। अभी लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है तो उलझो मत, थोड़ा सा उसको राउंड कर दो। उसके बाद एक शिफ्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन तो मुझे लगता है टिक हो ही जाता है। हाँ, सर्कल कर दिया, जैसे सेकेंड राउंड के लिए हार्डली 10 या 12 क्वेश्चन होने चाहिए देखने के लिए, बस। और उन 10-12 में भी ये लगता है कि यार रिस्क ले सकते हैं तो ले लो, लेना भी चाहिए रिस्क, क्योंकि बिना रिस्क लिए पता नहीं चलेगा। पीटी में, तो पीटी में फिर मैं यही कहूंगी कि टेस्ट सीरीज आप लगाइए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि टाइम तो मेरे हिसाब से मतलब ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई का वो होता है ना, अभी नया नया है, शायद आप लोग ज्यादा सोचने लगते होंगे एक क्वेश्चन में, तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। हाँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से थी, इससे पहले मेरी इससे पहले मैं बैंक में थी, तो मेरा ये सब अच्छा था, तो मुझे सीसैट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं नहीं, 16 में मेरा सिलेक्शन बैंक में हुआ था, मैंने वो जॉब क्विट करके इसको किया। तो मैथ्स रीजनिंग में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसके लिए कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग कर सकते हैं जो भी आपको क्लासेस लगे, या यहाँ की या कुछ भी, क्योंकि चैप्टर्स बहुत बेसिक हैं उसमें। मुझे लगता है मैथ्स के चैप्टर जितने भी हैं या मैथ्स का जो लेवल है वो बहुत बेसिक लेवल है, तो उसकी आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, जहाँ से भी आपको समझ में आता हो। हाँ, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, तो हमें निकालने से मतलब है, वो बस क्वालिफाई होना चाहिए। क्या? ये जिसमें सिलेक्शन हुआ ये 5वां था, और अभी 2025 का लिखा है 6वां है। हम्म। अब यो सर आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे, वो ज्यादा अच्छे से रियलाइज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या है ना कि हम तो अपना देख रहे हैं, इस बार नहीं हुआ अगली बार, इस टाइप से हमारा चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश 100 की होनी चाहिए, अगर 200 में आप 100 ला पा रहे हो, बेस्ट मार्क्स है। नहीं, मतलब अभी की क्या है ना कि एग्जाम के पैटर्न पे भी बहुत डिपेंड करता है कि पेपर कैसा पूछा गया है। कई बार पेपर बहुत इजी होता है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, टफ होता है कम मार्क्स आते हैं, तो ये हर बार फ्लक्चुएट भी होता रहता है। जब ऑप्शनल था तब ज्यादा कट ऑफ जाता था, अभी का हिंदी था। मैंने स्टार्टिंग में ही वहीं से क्लियर किया कि हिंदी को लेकर डाउट मत करो, हिंदी वाले के साथ तो और अच्छा है, आप ऐसे और जो जनरल हिंदी है उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप उसमें अगर फोकस करेंगे ना, इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें, तो हम अपनी जो स्ट्रांग चीजें हैं उसको और बेटर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी एक अच्छा खासा आपको मार्क्स दिलाता है। पूछिए। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा प्रैक्टिस से, गलत तो होगा
पर एक गलती को थोड़ा सा लिमिटेड में करना है कि एक लिमिट में रहे, बहुत ज्यादा गलतियां ना हो जाए कि निगेटिव आगे चले जाए। क्योंकि अगर आप ये सोच के अगर आपने कम अटेम्प्ट किया कि मेरा बहुत गलत होता है, उस पर भी गलत होगा, फिर आप एक नॉर्मल कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो अटेम्प्ट हमें करना है, बट गलतियों को धीरे 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 कम कर देना है। डेली रूटीन ये है कि जितना जीने जिंदगी के लिए जरूरी है उतना कर लो, उसके बाद पढ़ो। हाँ, मतलब मैं समझ गई आपका क्वेश्चन, मैं वही बोल रही हूँ ना कि जितना जरूरी है, अननेसेसरी का नहीं कि रूम सजाने में और चीजों में। बहुत ऐसे मैंने बहुत देखा है लोगों को कि सजा धजा करके बिल्कुल पढ़ते वो कुछ नहीं है, जितनी चिटें चिपकी हैं, जितने पोस्टर चिपके, कभी नहीं पढ़े जाते हैं। वो सिर्फ समय, अगर आपने पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा उन चिटों को कि वो क्या लिखा है ऐसा। तो अगर इस टाइप वाली पढ़ाई है आपकी, है आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ, मैप को लगाइए, मैप देखिए भी रोज। मैप से बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं। उन चीजों को लिखिए, केवल अपना टारगेट लिखिए। एक दिन लिखिए, दूसरे दिन उखाड़ दीजिए। मैं थी सर मौर्य जी के बोर्ड में थी। पूरा नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो मौर्य करके था उनका। तो मैंने इनको बताया अभी इंटरव्यू के बारे में सारा कुछ, वो सारा क्वेश्चन हुआ है। तो अच्छे से था, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। इकोनॉमिक्स मेरा पीजी है, तो उनका मेनली फोकस इकोनॉमिक्स की तरफ ज्यादा था। 5वां इंटरव्यू दिया है मैंने। हाँ। हाँ, सिलेक्शन तो फर्स्ट टाइम ही। नहीं सर, अब देना भी नहीं है मुझे। क्योंकि अब अटेम्प्ट भी नहीं है, और दूसरी बात है कि अब ठीक है इसमें। हाँ वही, आई होप सो। हाँ, अब जो भी है ठीक है, मतलब मेरे लिए दोनों ही पोस्ट अच्छी हैं। उसमें भी यूपीएससी में भी मैं आईपीएस का ज्यादा ड्रीम रखती थी। तो ये हुआ कि इसी में ईश्वर ने पूरा कर दिया। हाँ एग्जैक्टली। नहीं नहीं, फर्स्ट नहीं थी सेकंड ही। हाँ माइंड में थी, माइंड में तो जरूर थी कि अगर डीएसपी मिल जाता है ये भी तो मुझे अच्छा लगता है, शुरुआत से बचपन से अच्छा लगता था। तो ये है कि वो हो गया तो अब खुशी है, उस चीज में मुझे सेटिस्फेक्शन है। पर लिखा भी इसीलिए 25 वाला मैंने मेंस, कि अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो कुछ इनहेंस हो जाएगा। हाँ लिखा है, उसे कंप्लीट किया है। ठीक था थोड़ा, वो अब एनालिसिस में ज्यादा जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये नहीं कहेंगे, जैसे लास्ट ईयर में कुछ कुछ पेपर्स में थोड़ा सा एथिक्स एथिक्स में तो अप्रोच बदल गई है। पिछली बार भी बदली थी, इस बार भी बदली हुई है। अब एथिक्स प्रैक्टिकल बेस ज्यादा आ रहा है। जो आप अपना एथिक्स तैयार करें, पहले भी चाहे जिस भी तरीके का पेपर आए, आप हमेशा उसको करंट से बेस करके ही तैयार करें। अगर आप करंट से बेस करके तैयार करते हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन आए आप हैंडल कर ले जाओगे। एथिक्स लिखने का यही पैटर्न है कि जो टर्मिनोलॉजी है आपको उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कि मतलब उससे कनेक्ट करना है कि कोई भी सिचुएशन है तो हम उसको कैसे सत्यनिष्ठा से, पारदर्शिता से, जवाबदेहिता, इनकी एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए। इसी से पूरा एथिक्स चलता है। नहीं नहीं, उनके पास ये होता नहीं है, अगर वो इंटरेस्टेड हुए तो आपसे पूछते हैं, बाकी उनके पास इससे रिलेटेड कुछ जाता नहीं है। मैम को आप लोग थोड़ा फ्री करिए, जैसा कि आप लोग भी काफी एक मैराथन क्लास कर रहे हैं, तो अभी हम लोग बुके देते हैं मैम को और सम्मानित करते हैं, और फिर इसके बाद फिर दोबारा आएंगे। तो आपका होम टाउन? मेरा होम टाउन ससुराल यही है, वैसे तो मैं यही रहती तो अभी। यही फिर आपका हाँ लखनऊ में तो तो मैं जब कभी फिलहाल। टाइम मिले आपको। जी जी सर माइक। ये माइक कोई बात नहीं, मैं पकड़े तो नहीं नहीं, आप फ्री हो हटा जाइए दूँ। माइक से। अच्छा ठीक। बस और इससे पहले कि आपके सिग्नल अच्छा अच्छा अच्छा। आपका हो चुका है। हाँ ठीक। अरे इधर
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अभी एक प्रश्न रह गया है, क्या? हे आईएएस का क्या ओके, बोल रहा है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। है ना? तो ये कौन बच्चों पूछेगा? मैं पूछूंगा आपसे, बच्चों को बताना। अच्छा माइक ठीक। दे दीजिए फिर ये भी तो माइक, ये माइक ही है ना आई थिंक। ठीक है, बोलूं? मैंने सबसे पहले अपनी जर्नी धे से स्टार्ट की थी। प्रयागराज धे में ही मैंने एडमिशन लिया और जो मुझे बेसिक गाइडेंस मिला वो धे से मिला। बाद में मैं मुखर्जी नगर शिफ्ट हुई, बीच बीच में मैंने मेंस में कभी कभी किसी किसी प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया। लखनऊ आई तो यहाँ पे भी समीक्षा अधिकारी के लिए मैंने ज्वाइन किया था। तो धे का गाइडेंस अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, क्लासेस भी अच्छी हैं और मेरे लिए तो बहुत है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई। तो मुझे जो मोटिवेशन मिला ना, फर्स्ट टाइम वाला मोटिवेशन, वो धे से ही मिला। तो धे मेरे लिए, मेरे इस पूरी जर्नी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। थैंक यू। आप सब लोग यहाँ आ सकते हैं और सब में वो कैपेबिलिटी है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का डिमोटिवेशन आए तो डिमोटिवेशन आने मत दो, हावी मत होने दो, विश्वास रखो, सबका होता है, टाइम की बस बात है। हाँ, थैंक यू सो मच ऑल। सर ये हटा दो।